हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सब बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप घर पे सुरक्षित होंगे और सेफ होंगे। बिना बात किए अपने जो चैप्टर सेकंड चल रहा था उस चैप्टर का नाम था सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन के चैप्टर को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। मैंने पिछले वाले लेक्चर में आपसे एक क्वेश्चन किया था और वो क्वेश्चन किया था थर्मोडायनेमिक्स ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में। ये चर्चा की थी मैंने आपसे थर्मोडायनेमिक्स ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में। मैंने आपसे कहा था कि हमको लिक्विड सॉल्यूशन की थर्मोडायनेमिक्स के बारे में चर्चा करनी है और इसमें मैंने आपको 3 टॉपिक बताए थे। एक तो डेल्टा जी के बारे में, एक डेल्टा एस के बारे में और एक डेल्टा एच के बारे में। मैंने कहा था किसी भी प्रक्रम के लिए डेल्टा जी हमेशा क्या होना चाहिए भाई, लेस देन 0, यानी क्या होना चाहिए भाई, नेगेटिव। क्योंकि अगर ये नेगेटिव होगा तो प्रक्रम कैसा हो जाएगा भाई, स्वतः प्रक्रम। ये कहा था मैंने आपसे कहा था कि डेल्टा एस का मान अव्यवस्था के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा अव्यवस्था होगी एंट्रोपी उतनी ही ज्यादा होगी। क्योंकि इसको तो बोलते हैं हम गिब्स मुक्त ऊर्जा, इसे बोलते हैं एंट्रोपी, इसे बोलते हैं एंथैल्पी। और ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ये आपने पढ़े भी होंगे भाई। 11th क्लास में एक चैप्टर चलता है थर्मोडायनेमिक्स, वहां पे इन टॉपिक की डिटेल में चर्चा की जाती है। मुझे उन टॉपिकों के ऊपर नहीं जाना। मैं तो आपको ये कहना चाहता हूं कि मुझे यहां पर एक तो बात करनी है गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन की, एक बात करनी है एंट्रोपी परिवर्तन, ये डेल्टा किसको दिखाता है भाई, परिवर्तन को, और एक बात करनी है मेरे को एंथैल्पी परिवर्तन के बारे में। मैंने आपको कल बताया था कि जो ठोस होते हैं उनमें अवयवीकरण बिल्कुल पास पास व्यवस्थित होते हैं और उनके पास पास व्यवस्थित होने के कारण ठोसों में कोई अव्यवस्था उत्पन्न नहीं होती, इसलिए उनकी एंट्रोपी का मान क्या होता है, कम। यानी मैंने कहा था कि सॉलिड की एंट्रोपी कम होती है, लिक्विड में थोड़े दूर दूर हो जाएंगे तो एंट्रोपी का मान थोड़ा सा बढ़ेगा, और गैस के अंदर तो पार्टिकल बहुत दूर दूर व्यवस्थित होते हैं, इसी कारण गैसों की एंट्रोपी सबसे ज्यादा होती है। ये बताया था मैंने एंट्रोपी को क्या बताया था कि सॉलिड की तो कम होगी, लिक्विड की उससे ज्यादा होगी, और गैस की क्या होगी, सबसे ज्यादा। ये एंट्रोपी का ऑर्डर था। मैंने आपसे कल बात की थी और फिर मैंने एंथैल्पी के बारे में बात की थी कि एंथैल्पी 2 प्रकार की हो सकती है, या तो होगी नेगेटिव या होगी अपने पास पॉजिटिव। क्या बात की थी भाई कि एंथैल्पी अपने पास 2 प्रकार की हो सकती है, या तो होगी अपने पास नेगेटिव या अपने पास होगी पॉजिटिव। अगर नेगेटिव है तो उस प्रोसेस को बोला था अपने एक्सोथर्मिक। क्या बोला था उसे, एक्सोथर्मिक। अगर पॉजिटिव है उसे बोला था अपन ने एंडोथर्मिक। क्या बोला था उसे, एंडोथर्मिक। यही था। मैंने कहा था एक्सोथर्मिक के अंदर एनर्जी रिलीज हो जाती है। इसमें क्या होती है, एनर्जी क्या हो जाती है भाई, रिलीज। यानी इस प्रोसेस में एनर्जी सिस्टम से बाहर निकल जाती है। अगर कोई एनर्जी सिस्टम से बाहर निकलेगी तो सिस्टम की एनर्जी का मान घट जाएगा, और हम जानते हैं एनर्जी और स्टेबिलिटी आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर सिस्टम की एनर्जी घटेगी, बताओ सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। तो हम यही चाहेंगे कि डेल्टा एच का मान मैक्सिमम क्या हो, नेगेटिव, और बाकी पॉजिटिव भी हो सकता है। इसे बोलते हैं हम ऊष्मा शोषी, इसे बोलते हैं हम ऊष्मा क्षेपी। और ये बातें आपने पढ़ी होगी 11 चैप्टर में। उस चैप्टर का नाम है भाई थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मा गतिकी। मैं तो अपने मुद्दे वाली बात पे आ जाऊं। मैंने आपको कल क्या कहा था कि अगर आपके पास सोल्यूट और आपके पास सोलवेंट, क्योंकि आप जानते हो हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, और बाइनरी सॉल्यूशन क्या होते हैं, जिनमें एक ही प्रकार का तो सोल्यूट हो और एक ही प्रकार का सोलवेंट हो। तो एक ही सोल्यूट है और एक ही सोलवेंट है, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे भाई, सॉल्यूशन बनाएंगे। अब मैंने कहा था हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं लिक्विड सॉल्यूशन की। मतलब यहां पे जो सोलवेंट होगा वो कौन होगा भाई, लिक्विड। अब सोलवेंट हमारे पास लिक्विड है तो हमारे पास सोल्यूट 3 प्रकार के हो सकते हैं। वो सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है, और वो गैस भी हो सकता है। तो पहला केस मेरे पास क्या है कि अगर मान लो आपके पास सोल्यूट तो सॉलिड हो, सोलवेंट आपके पास लिक्विड हो, तो आपको पता है कि सॉल्यूशन क्या बनेगा भाई, लिक्विड। क्योंकि आपका जो सॉल्यूशन है उसकी जो भौतिक अवस्था है वो किस पर डिपेंड करती है, सोलवेंट पर। किस पर डिपेंड करती है, सोलवेंट। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि सोल्यूट तो अपनी भौतिक अवस्था को विलयन में खो देता है और सोलवेंट अपनी भौतिक अवस्था को विलयन में बनाए रखता है। क्योंकि अगर ये अपनी भौतिक अवस्था को खो देगा तो विलयन में जो भौतिक अवस्था बचेगी वो किसकी बचेगी, सोलवेंट की। और हमने कहा था कि सोलवेंट और सॉल्यूशन जो है
उनकी भौतिक अवस्थाएं क्या हो जाती है भाई, समान। मतलब अगर ये लिक्विड है तो ये भी क्या होगा, लिक्विड। अब मैंने जो आपसे बात की थी इसकी की थी थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, कि इसके लिए डेल्टा जी का मान क्या होगा, डेल्टा एस का मान क्या होगा और डेल्टा एच का मान क्या होगा। तो सुनो बात ध्यान से, आप बात मैं लिक्विड की करूं और बात मैं सॉलिड की करूं तो सोचो, आप सोलवेंट आपका लिक्विड है, सोल्यूट आपका सॉलिड है, तो यहां पर तो एंट्रोपी का मान कम है भाई। आपका सोल्यूट सॉलिड स्टेट में था और आप जानते हो सॉलिड स्टेट में एंट्रोपी का मान क्या होता है भाई, कम। लिक्विड के अंदर एंट्रोपी का मान इसकी तुलना में क्या होता है, ज्यादा। तो सोचो जो आपका सोल्यूट पहले सॉलिड स्टेट में था, बताओ विलियन में वो लिक्विड हुआ कि नहीं हुआ। आपने पानी का गिलास लिया, उस पानी के गिलास में जैसे आप नमक मिलाओगे तो बताओ नमक उस पानी के गिलास में घुलेगा नहीं घुलेगा। मतलब आपका नमक जो पहले ठोस अवस्था में था वो विलियन में घुलने के बाद किस अवस्था में चला गया, द्रव अवस्था में। मतलब उसकी एंट्रोपी का मान, इसकी एंट्रोपी पहले सॉलिड अवस्था में क्या थी, कम, और जैसे वो लिक्विड में गया बताओ एंट्रोपी का मान बढ़ा कि नहीं बढ़ा। भाई इसकी एंट्रोपी में तो कोई चेंज नहीं होगा, ये तो पहले भी लिक्विड था अब भी लिक्विड है, लेकिन बताओ इसके कारण इसकी एंट्रोपी का मान बढ़ा कि नहीं बढ़ा, क्योंकि इसकी एंट्रोपी पहले तो कम थी और जैसे आपने विलियन बनाया तो विलियन हो गया लिक्विड स्टेट में, और लिक्विड स्टेट में बताओ इसकी एंट्रोपी का मान बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो मैं कहूंगा डेल्टा एस का मान क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि क्या होता है जब सोल्यूट अगर सॉलिड स्टेट में है और सोलवेंट जब लिक्विड स्टेट में है तो उससे बनने वाले सॉल्यूशन में एंट्रोपी में क्या परिवर्तन आएगा। तो आप कहोगे एंट्रोपी ग्रेटर देन 0, या कह सकते हो एंट्रोपी क्या होगी भाई, पॉजिटिव होगी। क्या होगी, पॉजिटिव। बात समझ आ रही है, क्यों पॉजिटिव होगी, क्योंकि पहला आपका सोल्यूट सॉलिड स्टेट में था, उसकी एंट्रोपी का मान कम था। जैसे आपका विलियन बना वो सॉलिड से कहां चला गया, लिक्विड में, और जैसे लिक्विड में जाएगा बताओ एंट्रोपी का मान बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो हम कह देंगे डेल्टा एस का मान क्या होगा, ग्रेटर देन 0। और ये क्वेश्चन मैंने आपको दिए भी था। अब डेल्टा जी का मान तो क्या होना है, लेस देन 0, क्योंकि अगर प्रक्रम अपने आप हो रहा है भाई, आपने पानी का गिलास लिया, उस पानी के गिलास में अगर आपने नमक मिलाया है तो कोई आपको बाहर से एनर्जी देने की आवश्यकता है क्या, वो तो अपने आप घुल गया। तो डेल्टा जी का मान क्या होगा, लेस देन 0। और डेल्टा एच का मान क्या होगा भाई, प्रक्रम हो रहा है तो मैं कहूंगा लेस देन, वो क्या होगा, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये तो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव। लेकिन मुख्य बात कौन सी है, एंट्रोपी की। तो मैं ये कहूंगा अगर आपका सोल्यूट सॉलिड स्टेट में था और अगर आपका सोलवेंट लिक्विड स्टेट में था तो इससे जो बनने वाला सॉल्यूशन है उसमें एंट्रोपी का मान क्या हो जाता है, ग्रेटर देन 0। क्या हो जाता है भाई, ग्रेटर देन 0। ये ध्यान रखना, एंट्रोपी का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, चाहे आप लिक्विड ही क्यों ले लो। आप सोच रहे होंगे कि ये सर लिक्विड है यहाँ पे और यहाँ पे भी लिक्विड है तो इनकी एंट्रोपी समान हो जाएगी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है भाई। आपके पास लिक्विड था, आपने लिक्विड में सॉलिड भी तो मिलाया है, तो मान लो पहले एंट्रोपी मान लो 5 रही हो, आप इस चीज को थोड़ा दिमाग लगा लेना कि मान लो पहले इसकी एंट्रोपी 5 रही हो, अब आपका जो सॉलिड था उसके कारण इसकी एंट्रोपी का मान बढ़ा है, तो मैं कहूंगा इस लिक्विड की एंट्रोपी इससे तो ज्यादा ही होगी। होगी कि नहीं होगी भाई, इसकी एंट्रोपी मान लो x है, इसकी एंट्रोपी मान लो y है। हमको पता है कि सॉलिड की एंट्रोपी कम होती है, तो जब विलियन बनेगा तो एंट्रोपी का मान तो ज्यादा होगा। तो बताओ इस लिक्विड की जो एंट्रोपी है इसकी तुलना में तो ज्यादा होगी, क्योंकि इसकी खुद की एंट्रोपी और साथ में किसकी एंट्रोपी, सॉलिड की। मैं कहूंगा आपका जो सॉल्यूशन है उसमें एंट्रोपी इसकी भी ऐड हो रही है और इसकी भी ऐड हो रही है, तो इन दोनों से तो ज्यादा होगी ना। तो बताओ क्या इसकी एंट्रोपी और इसकी एंट्रोपी बराबर हो सकती है क्या, नहीं होगी। तो आप कह दोगे डेल्टा एस डज नॉट इक्वल टू 0, कि एंट्रोपी कभी भी 0 के बराबर नहीं होगी, या तो 0 से ज्यादा होगी या 0 से क्या होगी, कम। बात समझ आ रही है आपके। और ये क्वेश्चन बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है, क्लियर है। ध्यान रखना, एंट्रोपी 0 से या तो ज्यादा होगी यानी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, कभी भी 0 के बराबर नहीं होगी इस केसों में। तो क्लियर है, क्योंकि आपकी जो विलियन की एंट्रोपी है वो सोल्यूट और सोलवेंट से मिलकर बनी है, तो ऑब्वियसली बात है ये इन दोनों से ज्यादा होगी। अगर ये इन दोनों से ज्यादा होगी तो बताओ क्या एंट्रोपी इन दोनों के बराबर हो सकती है क्या, हो ही नहीं सकती। अगर ये x है तो x में कुछ ना कुछ तो ऐड होगा, कुछ ना कुछ तो, चाहे वो 0.1 ही ऐड हो, लेकिन सॉल्यूशन की एंट्रोपी सोलवेंट से तो ज्यादा ही होने वाली है, और सॉलिड से तो बढ़ेगी क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में था, इसकी एंट्रोपी तो कम थी, और सॉल्यूशन में जब भी विलियन बना तो अपने आप ही एंट्रोपी क्या हो गई, बढ़ गई। तो हम कहेंगे डेल्टा एस ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है। और डेल्टा जी तो लेस देन 0 होना है,
और डेल्टा एच पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव होता है। लेकिन मुख्य जो चर्चा की जाती है वो चर्चा की जाती है भाई एंट्रोपी के ऊपर। तो ये अपना पहला केस था भाई। ये कौन सा केस था? अपना पहला केस, जिसमें सोल्यूट तो सोलिड था और सोलवेंट तो हमको लिक्विड लेना ही लेना है। अब मैं दूसरा केस लेता हूं। दूसरा केस हमारे पास क्या होगा? देखो भाई ध्यान से, दूसरा केस हमारे पास होगा, अगर मैं सोल्यूट तो गैस ले लूं, सोलवेंट तो हमको लिक्विड लेना ही लेना है। तो आपको पता है कि सोलवेंट के कारण ही सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट डिसाइड होती है। तो अगर ये लिक्विड है तो आपका विलयन भी किस अवस्था में आएगा? लिक्विड अवस्था में आएगा, नहीं आएगा भाई? अगर ये गैस है सोल्यूट और ये अगर आपके पास सोलवेंट लिक्विड है, ये गैस है और ये अगर लिक्विड है, तो इससे जो बनने वाला सॉल्यूशन है वो लिक्विड होगा। पता है हमको इस चीज का। अब मैं बात करता हूं इसकी एंट्रोपी के बारे में। हमको पता है डेल्टा जी तो लेस देन जीरो होगा, डेल्टा एच में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव। हम जो चर्चा कर रहे हैं वो एंट्रोपी की कर रहे हैं कि एंट्रोपी में परिवर्तन क्या आएगा। अब सोचो आप, पहले जो सोल्यूट गैस स्टेट में था, पहले जो सोल्यूट गैस स्टेट में था, तो आप जानते हो गैसों की एंट्रोपी का मान तो काफी ज्यादा होता है। तो मैं कहूंगा आपका सोल्यूट जो पहले गैसियस अवस्था में था उसमें तो एंट्रोपी का मान काफी ज्यादा था, लेकिन जैसे ही उसने विलयन बनाया तो चला गया द्रव अवस्था में। किस अवस्था में चला गया? द्रव अवस्था में। क्योंकि आपको पता है सॉल्यूशन की भौतिक अवस्था किस पर डिपेंड करती है? सॉल्वेंट पर। सोल्यूट से तो मतलब ही नहीं होता कि सोल्यूट तो अपनी भौतिक अवस्था को विलयन में खो देता है। तो आपका सोल्यूट जो पहले गैस अवस्था में था वो विलयन में किस अवस्था में चला गया? लिक्विड में। अब आप जानते हो गैसों के एंट्रोपी का मान तो लिक्विड की एंट्रोपी से ज्यादा होता है। तो मैं कहूंगा यहां तो एंट्रोपी ज्यादा थी, लेकिन बताओ विलयन में एंट्रोपी का मान कम होगा कि नहीं होगा? होगा। तो मैं कहूंगा एंट्रोपी लेस देन क्या आ जाएगी? जीरो। क्या आ जाएगी? जीरो। या इसे कह सकते हैं हम क्या आ जाएगी? नेगेटिव। बात क्लियर है? बात समझ में आ गई होगी। ये छोटी सी थर्मोडायनेमिक्स है, लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा कॉन्सेप्ट आप सीखने की कोशिश करो कि पहले आपका सोल्यूट गैस अवस्था में था, मतलब सोल्यूट के पार्टिकल पहले दूर दूर थे, लेकिन जैसे ही आपने उसे सोलवेंट में मिलाया, और सोलवेंट भी कौन सा? लिक्विड। जैसे आपने उसे लिक्विड सोलवेंट में मिलाया, वे अणु थोड़े पास पास आ गए, उनकी व्यवस्था लिक्विड जैसी हो गई। तो लिक्विड जैसी व्यवस्था होने के कारण उनकी एंट्रोपी का मान पहले की तुलना में क्या हो गया? कम। अगर पहले की तुलना में कम हो रहा है तो लेस देन जीरो होगा, और एंट्रोपी का मान क्या आ जाएगा भाई? नेगेटिव। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि अगर आप सोल्यूट गैस ले रहे हो, सोलवेंट अगर आप लिक्विड ले रहे हो, तो बताओ सॉल्यूशन के अंदर एंट्रोपी में क्या चेंज आएगा? तो आप कह दोगे एंट्रोपी क्या होगी भाई? नेगेटिव। क्या होगी भाई? नेगेटिव। मैंने कहा था एंट्रोपी जीरो तो नहीं होगी, या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। अगर बढ़ रही है एंट्रोपी तो पॉजिटिव, और घट रही है तो नेगेटिव। तो इस केस में तो पहले यहाँ पे एंट्रोपी ज़्यादा थी और यहाँ पे एंट्रोपी कम थी। तो मैं कहूँगा एंट्रोपी ज़्यादा से कम है, मतलब एंट्रोपी का मान क्या है? कम हो गया। और एंट्रोपी का मान कम है तो एंट्रोपी 100% क्या रहेगी? नेगेटिव। कोई डाउट? अब लास्ट केस हमारे पास हो रह गया, थर्ड वाला केस। इस केस में क्या करेंगे? कुछ चेंज नहीं करना हमको, बस यहाँ पे क्या ले लूँगा मैं? लिक्विड। कि आपका सोल्यूट भी लिक्विड है और आपका सोलवेंट भी क्या है? लिक्विड। जब आपका सोल्यूट भी लिक्विड होगा और सोलवेंट भी लिक्विड होगा, तो आप इस चीज को जानते हो, डेल्टा एस डज नॉट इक्वल टू जीरो। भाई जीरो के बराबर तो नहीं होगा ना, कुछ ना कुछ तो उसकी फिजिकल स्टेट में चेंज आएगा। भाई जीरो के बराबर तो नहीं होगा वो, कुछ ना कुछ तो उसकी एंट्रोपी में चेंज आएगा। अब वो एंट्रोपी पे चेंज जीरो के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये भी लिक्विड है और ये भी लिक्विड है, और आपका जो विलयन बन रहा है इन दोनों लिक्विडों के मिलाने से बन रहा है। अब हमको ये तो दिख रहा है कि सर आपके दिमाग में क्या आएगा? सर ये भी लिक्विड है और ये भी लिक्विड है, तो सर इसकी एंट्रोपी जो होगी उसकी एंट्रोपी बराबर होगी सर। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं होगा? भाई आपका जो सॉल्यूशन है वो सोल्यूट और सोलवेंट से मिलकर बना है, तो इस दोनों की एंट्रोपी आपस में ऐड होगी कि नहीं होगी? तो बताओ क्या सॉल्यूशन की जो एंट्रोपी है क्या इनके बराबर हो सकती है क्या? बताओ इनसे तो ज्यादा ही होगी। तो मैं कहूंगा डेल्टा एस डज नॉट इक्वल टू जीरो, कि यहाँ डेल्टा एस जो है जीरो के बराबर नहीं होगा। जीरो से तो क्या होगा भाई? ज्यादा। पॉजिटिव होगा, कम तो नहीं होगा ना भाई, इन दोनों से तो ज्यादा ही होगा। तो बताओ डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो आएगा नहीं आएगा? आएगा। कई विद्यार्थी यही गलती करते हैं, लिक्विड लिक्विड देखा, पता लग गया डेल्टा एस बराबर जीरो आ जाएंगे और इसको टिक करके आ जाएंगे, जबकि ये रॉन्ग है भाई। क्योंकि आपका जो सॉल्यूशन है वो सोल्यूट से और सोलवेंट दोनों से मिलकर बना है, इसलिए इसकी एंट्रोपी का मान इन दोनों की तुलना में क्या होगा? ज्यादा। अगर ज्यादा आ रहा है तो डेल्टा एस डज नॉट इक्वल टू जीरो, ये हो जाएगी ग्रेटर देन जीरो। और ग्रेटर देन जीरो इसका मतलब क्या होगा? एंट्रोपी का मान क्या आएगा अपने पास? पॉजिटिव। आप ध्यान से देख लो इस चीज को, एंट्रोपी का मान क्या आएगा भाई?
पॉजिटिव। क्या मान आएगा एंट्रोपी का? पॉजिटिव। तो मैं ये चर्चा कर रहा था थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। मैंने आपको 3 केस बताए कि अगर आपका सोल्यूट सॉलिड है, सुनना वापस बात ध्यान से, अगर आपका सोल्यूट सॉलिड है और अगर आपका सोलवेंट लिक्विड है तो आपको पता है आपका सॉल्यूशन बनेगा लिक्विड, क्योंकि आपका जो विलयन है उसकी भौतिक अवस्था सोलवेंट के ऊपर डिपेंड करती है। तो आपका जो सोल्यूट पहले सॉलिड था उसकी एंट्रोपी का मान कम था, लेकिन जैसे ही आपने उसका विलयन बनाया उसकी एंट्रोपी का मान क्या हो गया? ज़्यादा। तो मैं कहूँगा डेल्टा एस ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? 0। और डेल्टा एस अगर 0 से ज़्यादा है, सीधी बात है उसका जो मान आएगा वो आएगा अपने पास पॉजिटिव। ये पहला केस था हमारे पास। दूसरा केस हमने ये लिया कि अगर मान लो आपके पास सोल्यूट गैस है, तो आप जानते हो गैस के अंदर पार्टिकल दूर दूर व्यवस्थित होते हैं, मतलब उनकी एंट्रोपी का मान क्या होता है? ज़्यादा। लेकिन जैसे आपने गैस वाले सोल्यूट को अगर लिक्विड वाले सोलवेंट में मिलाया तो आपका जो विलयन बनेगा वो लिक्विड बनेगा, क्योंकि मैंने कहा था कि लिक्विड की जो वो सॉल्यूशन की जो भौतिक अवस्था है वो किस पर डिपेंड करती है? विलायक पर, यानी सोलवेंट पर। अगर आपका सोलवेंट लिक्विड है तो आपका विलयन भी किस अवस्था में होगा? लिक्विड अवस्था में। अब आप सोचो आपका सोल्यूट तो गैस अवस्था में था, मतलब उसकी एंट्रोपी का मान ज्यादा था पहले, लेकिन जैसे ही आपने विलयन बनाया उसकी एंट्रोपी का मान क्या हो गया? कम। क्यों हो गया कम? क्योंकि वो गैस से कहाँ चला गया भाई? लिक्विड में। और अगर गैस से लिक्विड में जा रहा है तो बताओ एंट्रोपी का मान कम होगा कि नहीं होगा? तो मैं कहूंगा उस केस में, किस केस में? कि जब सोल्यूट तो गैस हो और सोलवेंट लिक्विड हो, तो इससे जो बनने वाला सॉल्यूशन है उस केस में डेल्टा एस का मान क्या आएगा? लेस देन 0। और लेस देन 0 इसका मतलब क्या होगा? वो मान क्या होगा अपने पास? नेगेटिव। फिर लास्ट हमारे पास केस था कि अगर मान लो अगर आपके पास सोल्यूट भी लिक्विड है और सोलवेंट भी लिक्विड है, तो आपके दिमाग में आएगा कि सर एंट्रोपी बराबर 0 हो जाएगी। लेकिन मैंने कहा कि आपका जो सॉल्यूशन बन रहा है वो सोल्यूट से और सोलवेंट से मिलकर बना है, तो ऑब्वियसली बात है इसकी एंट्रोपी इन दोनों से तो ज्यादा ही होगी। तो मैं कहूंगा नॉट इक्वल टू 0 होगी, कुछ भी हो लेकिन 0 से तो क्या रहेगी? ज्यादा। इसका मतलब क्या होगा? एंट्रोपी का मान क्या होगा भाई? पॉजिटिव। इसका मतलब एक बात समझ में आ गई, अगर आपके पास गैस सोल्यूट है, अगर आपका जो सोल्यूट है यानी आपका जो विलय है अगर वो गैसीय अवस्था में है, किस अवस्था में है भाई? गैसीय अवस्था में है, तो उस स्थिति में ही एंट्रोपी का मान नेगेटिव होगा, अन्यथा हर केस में एंट्रोपी का मान क्या होगा? पॉजिटिव। इन स्थिति में डेल्टा एस डज नॉट इक्वल टू 0, यानी 0 के बराबर कभी भी नहीं होगा। ये बात क्लियर है आपको? ये बात आपको समझ में आ गई? ये तीनों केस मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिए। अब कई बार एग्जाम में देखो क्या करता है वो हमसे खिलवाड़ करने लग जाता है। ये काम होगा भाई कॉम्पिटिटिव एग्जामों में। बोर्ड में तो इस लेवल के क्वेश्चन काफी कम पूछे जाते हैं, क्योंकि हर विद्यार्थियों को इन टॉपिकों के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं होती। लेकिन आपको सब्जेक्ट को पढ़ना भी है और सब्जेक्ट को समझना भी है, दोनों ही काम करने हैं, और उसमें आपकी हेल्प मैं पूरा पक्के से कराऊंगा भाई। अब सुनो, आपसे क्या कहेगा कि निम्न में से कौन सा सही है? देखो आप जानते हो अगर मैं एंट्रोपी का ऑर्डर लिखूं, ऑर्डर ऑफ एंट्रोपी, नोट्स में मिल जाएगा आपको पूरा लिखा हुआ ये। एंट्रोपी का क्रम, किसका क्रम लिख रहा हूं मैं? एंट्रोपी का क्रम, कि एंट्रोपी का ऑर्डर क्या होगा। तो देखो आप जानते हो कि सॉलिड की जो एंट्रोपी है वो कम होती है, लिक्विड की एंट्रोपी क्या होती है? ज्यादा। और सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसकी होती है भाई? गैस की। पता है आपको इस चीज का? इस चीज को तो हम जानते हैं खूब, हमने सॉलिड स्टेट में भी चर्चा की थी इसके बारे में कि सॉलिड की एंट्रोपी कम, लिक्विड की ज्यादा और गैस की सबसे ज्यादा, क्योंकि जो गैस के पार्टिकल दूर दूर होते हैं, अव्यवस्था ज्यादा होती है, और अव्यवस्था को क्या बोलते हैं हम? एंट्रोपी। अब देखो क्या पूछेगा वो, अगर मान लो इस रिलेशन को मैं ऐसे लिखूं, -s सॉलिड, -s लिक्विड, यानी मैं साइन अपोजिट कर दिए, जो मान पहले प्लस के थे उन मानों को मैंने कर दिया माइनस का, और एस गैस, कौन सा मान? माइनस का। यानी मैंने एंट्रोपी ली सॉलिड की नेगेटिव, मैंने एंट्रोपी लिक्विड की नेगेटिव, मैंने एंट्रोपी ली गैस की नेगेटिव, यानी मैंने साइन अपोजिट कर दिए। तो बताओ क्या ऑर्डर ये आएगा क्या? इतनी सी मैथमेटिक्स तो आप जानते हो, जब अगर आप साइन अपोजिट कर देते हो तो रिलेशन भी क्या हो जाता है? अपोजिट। अब ऑर्डर क्या आएगा? ये वाला। ये रिलेशन एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ था कि बताओ इनमें से कौन सा सही है, तो ये भी सही है और ये भी सही है। नेगेटिव साइन होने से जो ऑर्डर पहले ये वाला आ रहा था वो ऑर्डर भाई ये वाला हो जाएगा। ये भाई रिलेशन ध्यान रखना आप, ये रिलेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप एंट्रोपी की बात अगर पॉजिटिव स्टेट में कर रहे हो तो ऑर्डर ये आएगा, अगर आपने साइन अपोजिट कर दिया यानी साइन अगर आप नेगेटिव लेके आ गए
तो ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट। तो ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों ही ऑर्डर बिल्कुल करेक्ट है। और ये दोनों ही ऑर्डर किसके बारे में है भाई, एंट्रोपी के बारे में। किसके बारे में है भाई, एंट्रोपी के बारे में। तो आप ध्यान से इन ऑर्डरों को देख लो कि एंट्रोपी क्या है और ये एंट्रोपी किस प्रकार लिक्विड सॉल्यूशन को अफेक्ट करती है। तो ये जो टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन जब बात ही लिक्विड सॉल्यूशन की कर रहे हैं हम, तो इनके बारे में मैंने चर्चा आपसे कर ली। तो यहाँ तक की बात शायद आपको समझ में आ गई होगी। ये अपने पास था पहला टॉपिक। मैंने आपको जब लेक्चर फर्स्ट पढ़ाया था तो उसमें बताया था इसका ओवरव्यू कि हमको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो पहले जो मैंने लिखवाई थी हेडिंग आपको, वो लिखवाई थी सॉल्यूशन और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, वो कंप्लीट हो चुका है भाई। नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है, वो हेडिंग कौन सी है भाई, ये अपने पास थर्मोडायनेमिक्स बात कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे भाई इंपॉर्टेंट जो है, इंपॉर्टेंट अपने आप में, और वो पढ़ेंगे हम सांद्रता इकाइयां। क्या पढ़ेंगे भाई, सांद्रता इकाइयां, इसको बोलते हैं इंग्लिश में कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म्स, सांद्रता इकाइयां। क्या पढ़ने वाले हम, कंसंट्रेशन टर्म, सांद्रता इकाइयां। और ये पढ़ा होगा आपने 11th में। 11th में आपका जो पहला चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और उसमें आपने पढ़ा होगा मोल अवधारणा। आपने पढ़ा होगा ये टॉपिक, मोल अवधारणा, मोल कॉन्सेप्ट्स, ये टॉपिक चलता है वहां पे मोल अवधारणा के नाम से। उस टॉपिक में हम इनकी बात करते हैं। ये कौन कौन सी है बता दूं आपको, नॉर्मलता, मोलरता, फॉर्मलता, मोल भिन्न, W/V, V/V, ppm, ppb यानी पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, सब कवर होगा। यानी सांद्रता इकाइयों के बारे में बात करनी है। और इनसे कई बार एग्जाम में मैथमेटिकल क्वेश्चन आता है कि आपको दे देगा कि इसकी मोलरता निकालो, इसकी नॉर्मलता निकालो, इसकी फॉर्मलता निकालो, या इसकी मोल भिन्न, जो भी है एवरीथिंग, जो भी बात करेगा हम कर लेंगे उसको। तो मैं कहूँगा ये जो टॉपिक है वो एक तरीके से 11th का टॉपिक है। तो आपका ये पोर्शन रिवाइज भी हो जाएगा और मेरे को तो पढ़ाना है भाई, क्योंकि कई विद्यार्थियों को ये टॉपिक समझ में भी आता है, कईयों को पता ही नहीं है ये टॉपिक है क्या, कईयों ने पहली बार ही देखा होगा कि मोल अवधारणा होती क्या है। तो मैं आपसे बिल्कुल सही तरीके से और इजीली वाई इस सांद्रता इकाइयों को डिस्कस करूंगा, और वो बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हमको बात करनी है इन सांद्रता इकाइयों के बारे में कि सांद्रता इकाइयाँ क्या हैं, कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी होती है, और इनका हमारे लिक्विड सॉल्यूशन में कैसे उपयोग होगा, वो हमको चर्चा करनी है। जब तक के लिए धन्यवाद। अगले वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सांद्रता इकाइयाँ।